तो मोदी के उम्मीदों वाले बजट का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। अब से करीब 1 घंटे के बाद मोदी सरकार का 10वां बजट पेश होगा। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार ये चौथा बजट पेश करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप दी है। थोड़ी देर में कैबिनेट की भी बैठक होनी है, जहां के लिए इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और मीडिया के कैमरे। अब देखिए, हर पत्रकार ये प्रयास तो जरूर करता है कि शायद थोड़ा सा एक अंदाजा भर मिले, शायद किसी सवाल का जवाब मिले, लेकिन ये भी औपचारिकता भर ही है। पूछना हमारा काम है और वित्त मंत्री भी कोई जवाब नहीं देंगे, ये भी हमें पता है, लेकिन हम पूछना तो खैर छोड़ते नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन साथ में आपको बता दें कि क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे फिस्कल डिविजिट, जो हमने सवाल पूछे थे उसको फिस्कल डिविजिट आप लगातार सुन रहे होंगे। देख समझ लीजिए कि सरकार के लिए अच्छी बात इस वक्त क्या है इस बजट में कि फिस्कल डिफिसिट यानी कि जो सरकार का खर्च जो होता है, लेखा जोखा होता है। कमाई अगर आपकी 100 रुपए है और अगर आपकी और जो खर्च आप कर रहे हैं वो भी 100 रुपए है, तो उसमें अगर बराबरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमाई हो रही है 100 रुपए, खर्च आप 110 रुपए कर रहे हैं, तो 10 रुपए का जो घाटा होता है, तौर पर ये कहिए ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया यदि हो रहा है, लेकिन मीनाक्षी अच्छी बात है कि सरकार ने अपना जो खर्च है उसको इतना बैलेंस रखा है। इसी हम बोल रहे हैं कि आप उम्मीद कीजिए कि एक बार फिर से जो लगातार पैंडेमिक की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, सरकार एक बार फिर से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि रोड हो, ब्रिज हो, उसके बाद जो दो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उस पर सरकार खर्च कर सकती है, जिससे रोजगार भी आएगा, इकोनॉमी का भी पहिया घूमेगा और इसका फायदा मिलेगा। तो एक प्लस पॉइंट इस वक्त इस बजट को लेकर है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिस्कल डिफिसिट, जो सरकार का जो खर्चा है, वो आमदनी और खर्चा बैलेंस रखा हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आप बात करें, मैं देवेंद्र आपको इसमें ज्वाइन करना चाहूंगी कि ये जो पहले तो ये जो रस्में हैं उस पर भी आप अपना कमेंट दीजिएगा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर बात कही जाए तो फिर चाहे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 यानी कि जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर है, और वहाँ से वो अंदर जाने के बाद, ये तो पहले की तस्वीरें देख रही हैं, इससे पहले जो तस्वीर थी वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 की थी, और उस पर फर्स्ट फ्लोर पे फिर कैबिनेट की बैठक होगी। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें कैबिनेट इस बजट को स्वीकृति देता है, मंजूरी देता है, और उसके बाद वित्त मंत्री निकल के चली जाएंगे अपनी स्पीच के लिए तैयार होने, और प्रधानमंत्री एक छोटा सा संदेश मंत्रियों को देंगे उस बैठक में। और वो मैसेज इस लिहाज से रहता है कि बजट को लेकर जो बजट का डायरेक्शन है वो जनता के बीच आपको कैसे पेश करना है, एक बार जब वित्त मंत्री का भाषण हो जाएगा उसके बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से लाल किले से ये बताया कि गति शक्ति प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ आगे का प्लान है। इसके अलावा रेलवे को लेकर निश्चित तौर पर बहुत कुछ प्लान है, और कल ही आपने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में बुलेट ट्रेन के खिलाफ जो है कि याचिका दायर की गई थी। कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसमें ये बताया गया कि भाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पे ये दोनों चीजें भी आपको इस बजट में बहुत प्रमुख लेकिन सरकार पर बार बार इस बात को लेकर वार किया गया है विपक्ष द्वारा, क्या प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप चाहे एयर इंडिया की बात कर लें, वो आप एक बार फिर से जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर गई है। बार बार एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है कि रेल को भी आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो इससे काउंटर बैलेंस कैसे करती है सरकार? उसमें एक बड़ी चीज मीनाक्षी ये रहती है कि आप लोगों पे ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं, और बेहतरी के लिए आपको पैसे भी चाहिए उस सेक्टर में, तो फिर ये पैसा कहां से आएगा? जाहिर तौर पे वो पैसा तभी आ सकता है कि जब आप उसका कुछ इन्वेस्टमेंट करें। और हालांकि सरकार के टारगेट के लिहाज से अगर आप बात करें तो पिछला टारगेट सरकार बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाई, आसपास भी नहीं थे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। जी हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन वही एक रास्ता बचता है जब आप उस सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर एयरपोर्ट की आप बात कर लें तो पहले का एयरपोर्ट देखें और आज के डेट में जो एयरपोर्ट है, क्या उसमें आपको फर्क नजर आता है या नहीं नजर आता है? अगर ये फर्क है तो फिर ये फर्क इस लिहाज से है कि आप उसमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाते हैं, उनके पैसे पंप करवाते हैं, फिर सुविधाएं बेहतर करते हैं। तो यही एक रास्ता है जो कि सरकार के पास है, और निश्चित तौर पर सरकार के लिए 2 चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज है इसमें मीनाक्षी, पहली बात ये कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो नहीं पूरा हो रहा है। दूसरी चीज ये कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उससे आप अछूते नहीं रह सकते। और इन तस्वीरों के बारे में भी अब जरा आप बताइएगा जरूर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और कैबिनेट मीटिंग से पहले की तस्वीर है, और आज के दिन की हलचल आम दिनों की हलचल से बहुत अलग होती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर, और आज पार्लियामेंट में भी आप जिसे देखें तो हर एक व्यक्ति उसी के बारे में बात कर रहा होता है। इससे पहले की जो तस्वीरें आप देख रही थी, जो पार्लियामेंट में फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ कैबिनेट की बैठक होनी है, उस कैबिनेट की बैठक के लिए जो मंत्री जा रहे हैं वो तस्वीरें थी। ये निर्मला सीतारमण जो कि गेट नंबर 1 से प्रवेश करके अंदर गई
गई हैं। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे उस कमरे में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें 10:15 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। बमुश्किल 15 मिनट के अंदर वित्त मंत्री वहाँ से निकलकर अपनी स्पीच के लिए पहले चली जाती हैं, वो पहले निकलती हैं। बाकी मंत्री और प्रधानमंत्री थोड़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटा सा संदेश देते हैं अपने केंद्रीय मंत्रियों को इस बजट के डायरेक्शन के बारे में। बिल्कुल, कोरोना के साइड इफेक्ट से निपटने लायक ये बजट है या नहीं, ये जनता बिल्कुल जानना चाहेगी। देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, बहुत सारी चुनौतियों से अलग अलग सेक्टर्स जूझ रहे हैं। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, बिजनेस क्लास की बात करें, गरीबों के लिए इस बजट में क्या निकलता है, किसानों के लिए इस बजट में क्या निकलता है, क्या मनरेगा का बजट भी इस बार बढ़ाया जाता है हेल्थ सेक्टर के लिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था अमित कि हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सेक्शन जो है केवल हेल्थ को दिया गया था। तो इस बार भी हम यही उम्मीद जता रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को भी तरजीह दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने 2-3 चीजें की है। मुझे लगता है देवेंद्र इस पे भी आप ज्यादा बता सकते हैं। और साथ ही हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल लोंधे पाटिल अर्थशास्त्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्रो के निदेशक अशोक विशन दास और साथ ही CGST सदस्य विवेक जालान और MSME मेंबर मुकेश मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एक पॉलिटिकल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे तो मैं राय लेती ही रहूंगी। सुब्रत पाठक जी, अब देखिए चुनावी साल है, चुनावी राज्य से आप आते हैं, ऐसे में जनता तो आपसे ये जानना चाहेगी ना कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या मिलने वाला है, किसानों को क्या मिलने वाला है, गरीबों को क्या मिलने वाला है, इस बजट से आपकी क्या क्या आशाएं हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी बजट को किसी चुनाव की दृष्टि से नहीं बनाया है। उन्होंने सही मायने में कि भारत में जिस प्रकार से उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबके विकास की दृष्टि से ही सदैव बजट आया है। हमारे यहाँ किसी राज्य विशेष को या जिस प्रकार से पहले होता था, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं के हिसाब से, उनके क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र के हिसाब से बजट होते थे, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से इस देश में खासकर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा और ये दलित और अनुसूचित जनजाति, इन सभी जाति को प्राथमिकता देते हुए देश के मध्यम वर्गीय परिवार को और खासकर इस देश में जिस प्रकार से निवेश भी आए और देश का व्यापार भी बढ़े, तो उस दृष्टि से सबको साथ लेकर एक अच्छा बजट आने की उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना कालखंड के चलते ही जिसकी शुरुआत की है, उसका भी इसमें बहुत कुछ देखने को आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।